पुरानी इमारतों और तंग गलियों के बीच एक ऐसी बस्ती सदियों से सांस ले रही है जिसने हुक्मरान भी पैदा किए और कातिल भी, शायर भी और गुंडे भी। इसका नाम है लियारी। लियारी कराची का वो हिस्सा है जो नक्शों में छोटा मगर कहानियों में बहुत बड़ा है। इसी लियारी में 1976 के आसपास एक आम सा लड़का पैदा हुआ जिसका नाम अब्दुल रहमान रखा गया। रहमान की मां खतीजा बीबी इस दुनिया से मुख्तलिफ सोच रखती थी। वो चाहती थी कि उसका बेटा किताब के रास्ते पर चले। कम उम्री में ही रहमान ने वो रास्ता चुन लिया जिसका इख्तिताम अक्सर कब्रिस्तान में होता है। वक्त के साथ रहमान ने ऐसे लोगों की सोबत इख्तियार की जो उसे ताकत की जुबान सिखाते थे। रहमान की जिंदगी का स्याह तरीन वो दिन था जब उसने अपनी मां को गोली मारी। कहा जाता है कि उसे शक था कि उसकी मां पुलिस को मालूमात दे रही है। इस लम्हे रहमान ने वो हद पार कर दी जिसके बाद वापसी मुमकिन नहीं होती। रहमान ने जल्द ही समझ लिया था कि बंदूक के साथ दिमाग का इस्तेमाल ना हो तो ताकत आर्जी रहती है, और अब उसके पास सिर्फ असला नहीं बल्कि लोग, पैसा और राब्ता भी था। वो जान चुका था कि असल जंग सिर्फ गलियों में नहीं बल्कि मेजों पर भी लड़ी जाती है। कराची शहर अगर बोल सकता तो शायद सबसे पहले उस जगह का नाम लेता जहां भूख की कौख से जुर्म और कत्ल ने जन्म लिया, जहां गुर्बत का रक्स सरेआम देखा जाता, जहां इंसानियत की तजलील एक तमाशा थी जो अगर रोज ना होता तो आवाम बेचैन हो जाती, क्योंकि यहां सब तमाशबीन थे और जिनमें हिम्मत होती वो खुद तमाशा लगाते थे। इसका नाम है लियारी। जी हां, कराची का लियारी। लियारी कराची का वो हिस्सा है जो नक्शों में छोटा मगर कहानियों में बहुत बड़ा है। बंदरगाह के करीब पुरानी इमारतों और तंग गलियों के बीच एक ऐसी बस्ती सदियों से सांस ले रही है जिसने हुक्मरान भी पैदा किए और कातिल भी, शायर भी और गुंडे भी। लियारी को समझने के लिए सिर्फ उसकी जोग्राफियाई हैसियत देखना काफी नहीं बल्कि उसके जख्मों को देखना पड़ता है। वो जख्म जो वक्त के साथ भरने की बजाय और गहरे होते गए। यहाँ गुर्बत महज पैसे की कमी का नाम नहीं बल्कि मवाक़ों की मौत का दूसरा नाम है, और जब मवाक़े मर जाएं तो इंसान या तो खामोश हो जाता है या खतरनाक। लियारी में पैदा होने वाला हर बच्चा बहुत जल्द ये सीख लेता है कि ताकत के बगैर इज्जत नहीं मिलती। यहाँ पुलिस खौफ की इलामत नहीं बल्कि एक सौदेबाज किरदार है, और कानून एक ऐसी किताब है जो या तो बंद रहती है या ताकतवर के हाथ में खुली होती है। उन्हीं गलियों में वक्त के साथ साथ छोटे जराइम ने जड़ पकड़ी। पहले चोरी, फिर मंशियात, फिर भत्ता, और आखिरकार वो दिन आया जब बंदूक सिर्फ हिफाजत के लिए नहीं बल्कि पहचान के लिए उठाई जाने लगी। यही वो लम्हा था जब लियारी में गैंग वॉर ने जन्म लिया। किसी ऐलान के बगैर, किसी जंग के बगैर, बस आहिस्ता आहिस्ता लाशों के ढेरों से उठने वाले ताफुन ने ऐलान किया कि खबरदार, यहां गैंग वॉर जारी है। इसी लियारी में 1976 के आसपास एक आम सा लड़का पैदा हुआ जिसका नाम अब्दुल रहमान रखा गया। आप उसे सरदार अब्दुल रहमान कह लें या रहमान तके, ये एक ही किरदार हैं। वो किरदार जिसने लियारी की गलियों में खून की वो नदियां बहाई कि आज भी वहां खुशियों की बजाय लोगों की चीखें सुनाई देती हैं। उसके वालिद दाद मोहम्मद, जिन्हें मोहल्ले में दादल के नाम से जाना जाता था, एक ऐसा किरदार थे जिनके बारे में राय मुख्तलिफ थी। कुछ लोग उन्हें शरीफ आदमी कहते थे और कुछ खतरनाक, मगर बात तय थी कि वो कमजोर नहीं थे, और लियारी में यही सबसे बड़ी खूबी समझी जाती है। रहमान की मां खतीजा बीबी इस दुनिया से मुख्तलिफ सोच रखती थी। वो चाहती थी कि उसका बेटा किताब के रास्ते पर चले,
मगर लियारी की गलियां किताब से ज्यादा जोरावर थी। रहमान ने बचपन में वो सब देखा जो किसी बच्चे को नहीं देखना चाहिए। फायरिंग की आवाजें, लाशों का गिरना, पुलिस की बेहिसी और कातिलों का खुलेआम घूमना, ये सब कुछ उसके लिए मामूल बनता चला गया। इस माहौल में परवरिश के बाद रहमान एक बात समझ चुका था, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और अगर लाठी ना उठाई तो लवारिस बहते लहू की नदी में उसका खून भी शामिल हो जाएगा। जब उसके चचा को दुश्मनों ने कत्ल किया तो ये पहला मौका था जब रहमान ने महसूस किया कि इस दुनिया में इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं होती, यहाँ सिर्फ बदला होता है। यही वो लम्हा था जब उसके अंदर एक खामोश गुस्सा पलने लगा, ऐसा गुस्सा जो वक्त के साथ जहर बन गया। कम उम्री में ही रहमान ने वो रास्ता चुन लिया जिसका इख्तिताम अक्सर कब्रिस्तान में होता है। इब्तिदा छोटे झगड़ों से हुई, फिर छड़ी से वार और फिर बंदूक उसके हाथ में आ गई। पुलिस के मुकदमात उसके नाम के साथ जुड़ने लगे, मगर गिरफ्त कभी संजीदा ना हुई, क्योंकि लियारी में जुर्म और कानून के दरमियान हमेशा एक समझौता रहा है। वक्त के साथ रहमान ने ऐसे लोगों की सोहबत इख्तियार की जो उसे ताकत की जुबान सिखाते थे, और यही सोहबत उसे मंशियात के कारोबार और कत्लो गारत तक ले गई। रहमान की जिंदगी का स्याह तरीन वो दिन था जब उसने अपनी मां को गोली मारी। ये वाकया सिर्फ एक कत्ल नहीं था, ये इंसान के अंदर के बच्चे की मुकम्मल मौत थी। कहा जाता है कि उसे शक था कि उसकी मां पुलिस को मालूमात दे रही है। कुछ कहते हैं ये किरदार का मामला था, मगर सच जो भी हो, इस लम्हे रहमान ने वो हद पार कर दी जिसके बाद वापसी मुमकिन नहीं होती। इस कत्ल के बाद रहमान सिर्फ एक मुजरिम नहीं रहा, बल्कि एक खौफ बन गया। ऐसा खौफ जो लियारी की गलियों में सरगोशियों की तरह घूमता था। गिरफ्तारियां हुई, जेलें देखी, मगर हर बार निजाम ने उसे पूरी तरह काबू में रखने में नाकामी दिखाई। एक बार अदालत ले जाते हुए उसका फरार इस बात का ऐलान था कि ये लड़ाई अब सिर्फ गैंग और गैंग की नहीं रही, बल्कि रियासत की कमजोरी भी इसका हिस्सा बन चुकी है। रहमान लियारी से निकलकर बलोचिस्तान और ईरान तक अपने असरात फैलाने लगा, और उसका नाम सिर्फ मुजरिम नहीं बल्कि एक ताकतवर मोहरा बन चुका था। पैसा, ताकत और दहशत के साथ ने रहमान को सिर्फ मामूली डकैत नहीं रहने दिया, अब रहमान का नाम पाकिस्तान के हमसाया मुमालिक में भी गूंजता था। रहमान अब सिर्फ लियारी की गलियों का लड़का नहीं रहा था, बल्कि एक ऐसा नाम बन चुका था जो फोन पर लिया जाए तो आवाज धीमी हो जाती थी, और जिसका जिक्र हो तो जुमले अधूरे छोड़ दिए जाते थे। लियारी के अंदर ताकत का तवाजुन तेजी से बदल रहा था। पुराने किरदार एक एक करके या तो मारे जा रहे थे या पसे मंजर में धकेल दिए गए थे, और इस खला को रहमान पूरी बेरहमी से पुर कर रहा था। उसके लिए यह सिर्फ कारोबार नहीं था, बल्कि बका की जंग थी, क्योंकि लियारी में कमजोर होना मरने के मुतरादिफ समझा जाता है। रहमान ने जल्द ही समझ लिया था कि बंदूक के साथ दिमाग का इस्तेमाल ना हो तो ताकत आर्जी रहती है। इसीलिए उसने सिर्फ अपने ग्रोह को मजबूत नहीं किया, बल्कि दुश्मनों की कमजोरियों पर भी गहरी नजर रखना शुरू कर दी। हर गली, हर मोड़, हर छत उसके लिए एक मुमकिना महाज थी। उसके साथी उसे लीडर नहीं बल्कि मुहाफिज समझते थे, और दुश्मन उसे दरिंदा कहते थे। मगर सच ये था कि वो इस माहौल की पैदावार था जिसने इंसानों को या तो कातिल बनने पर मजबूर किया या लाश। इसी दौरान लियारी में एक और ताकतवर किरदार हाजी लालू भी मौजूद था, जिसके साथ रहमान का ताल्लुक शुरू में ताउन का था, मगर वक्त के साथ साथ यही ताल्लुक दुश्मनी में बदल गया। ये दुश्मनी जाती कम और इलाके की ज्यादा थी, क्योंकि दोनों जानते थे कि लियारी में दो बादशाह एक साथ नहीं रह सकते। दोनों तरफ से कत्ल हुए, दोनों तरफ से बदले लिए गए, और लियारी के आम लोग एक बार फिर इस जंग की भीड़ चढ़ने लगे, जिसका फैसला उनके हाथ में कभी था ही नहीं।
रहमान के नाम पर दर्जनों मुकदमात दर्ज हो चुके थे, मगर हर बार या तो गवाह खामोश हो जाते या फाइलें दब जाती थी। ये वो वक्त था जब सियासत ने इस कहानी में खामोशी से कदम रखा। कुछ सियासी कुव्वतों को लियारी में वोट चाहिए थे और कुछ को ताकत। रहमान जैसे लोग उनके लिए खतरा भी थे और जरूरत भी। इसी समझौते ने आगे चलकर अमन कमेटी जैसे तस्वुरात को जन्म दिया, जिनका नाम तो अमन था मगर तरीका वही पुराना, यानी बंदूक और खौफ। रहमान को जब जेल भेजा गया तो ये किसी अंजाम की शुरुआत नहीं थी, बल्कि एक वक्फा था। जेल के अंदर भी उसका असर कायम रहा, उसके अहकामात बाहर तक पहुंचते रहे और उसकी गैर मौजूदगी में भी उसका नाम काफी था। जेल से बाहर आते ही उसने अपनी ताकत को मजीद मुंजिम किया और अब उसके पास सिर्फ असला नहीं बल्कि लोग, पैसा और राब्ता भी था। वो जान चुका था कि असल जंग सिर्फ गलियों में नहीं बल्कि मेजों पर भी लड़ी जाती है। लियारी की फजा दिन ब दिन भारी होती जा रही थी। फायरिंग अब खबर नहीं रही थी बल्कि मामूल बन चुकी थी। माँ बाप अपने बच्चों को शाम से पहले घर बुला लेते थे और स्कूल जाना एक खतरा समझा जाने लगा था। इस सब के बीच रहमान एक ऐसी इलामत बन चुका था जिसे कुछ लोग अपना मुहाफिज समझते थे और कुछ अपनी तबाही की वजह, मगर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसके खिलाफ खुलकर खड़ा हो सके। यही वो दौर था जब रहमान ने खुद को नाकाबिले शिकस्त समझना शुरू कर दिया। उसे लगने लगा था कि ये शहर, ये निजाम, ये कानून सब उसके सामने बेबस हैं। मगर तारीख का असूल यही है कि जब इंसान खुद को खुदा समझने लगे तो उसका जवाल करीब आ जाता है, और रहमान की कहानी भी उसी मोड़ की तरफ बढ़ रही थी। दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं थे, अंदर भी पैदा हो रहे थे और एतमाद आहिस्ता आहिस्ता शक में बदलने लगा था। लियारी अब एक बार फिर फैसला कुन मरहले में दाखिल हो रही थी, जहां ताकत, सियासत और खून एक दूसरे में गुट मुड़ हो चुके थे। रहमान दकेत का नाम अरूज पर था, मगर यही अरूज उसके अंजाम की बुनियाद भी बन रहा था। ये वो जगह है जहां कहानी मजीद तारीख हो जाती है, जहां अमन कमेटी, सियासी सरपरस्ती, खुफिया फैसले और आखिरी टकराव शुरू होता है। वक्त के साथ रहमान दकेत की ताकत इतनी नुमाया हो चुकी थी कि अब उसे नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं रहा था, और जो कभी रियासत के लिए एक मसला था, आहिस्ता आहिस्ता एक हल में बदल दिया गया। सियासत की दुनिया में ये कोई अनोखी बात नहीं। यहाँ दुश्मन भी जरूरत के वक्त दोस्त बन जाते हैं और कातिल भी मुहाफिज के लिबास में आ खड़ा होता है। लियारी में वोट थे, जज्बात थे और एक ऐसा इलाका था जो बरसों से नजरअंदाज होने के बाद अब तवज्जो मांग रहा था, और इस तवज्जो की कीमत हमेशा खून से अदा की जाती है। इसी माहौल में अमन कमेटी का तस्वुर उभरा। नाम ऐसा रखा गया कि जैसे लियारी में वाकई अमन आने वाला है, मगर हकीकत ये थी कि ये अमन बंदूक के साए तले कायम होना था। रहमान जैसे लोग इस कमेटी का गैर एलानिया चेहरा बन गए। वही बंदूक जो कल तक मुजरिम की इलामत थी, अब एक खास मकसद के लिए काबिले कबूल करार दी गई। लियारी के लोग उलझन में थे, क्योंकि एक तरफ फायरिंग में कमी आई थी और दूसरी तरफ वही चेहरे ताकत के मराकज में नजर आने लगे थे, जिनसे वो बरसों से डरते आए थे। रहमान ने इस मौके को बखूबी समझा। वो जान चुका था कि अगर बंदूक के साथ सियासी छतरी मिल जाए तो ताकत को दुआम मिल सकता है। उसने अपने अंदाज में खुद को बदला, मुलाकातें बढ़ाई, पैगामात पहुंचने लगे, और वो शख्स जो कभी अदालतों में मतलूब था अब बंद कमरों में मशवरों का हिस्सा बनने लगा। मगर ताकत की ये नई शक्ल पहले से ज्यादा खतरनाक थी, क्योंकि अब दुश्मन सिर्फ गलियों में नहीं बल्कि फाइलों और फैसलों में भी मौजूद थे। लियारी में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। फायरिंग कम हो गई थी, मगर खौफ खत्म नहीं हो रहा था। लोग जानते थे कि ये खामोशी आर्जी है, क्योंकि जिस जमीन ने इतना खून देखा हो वो यूं ही सुकून कबूल नहीं करती। रहमान के खिलाफ पुराने दुश्मन जिंदा थे, कुछ जेल में, कुछ जेर जमीन और कुछ ऐसे जो बज़ाहिर उसके करीब थे मगर दिल में नफरत लिए बैठे थे।
यही वो लम्हा था जब उसके हल्के में दरारें पड़ने लगी। फिर वो दिन आया जब रहमान एक बार फिर कानून की गिरफ्त में आया। इस बार कोयटा में गिरफ्तारी की खबर फैली तो लियारी में पुरानी यादें ताजा हो गईं। लोग जानते थे कि ये गिरफ्तारी आम नहीं, इसके पीछे बहुत कुछ है। कहा जाता है उसी मौके पर एक फोन कॉल हुई, एक हिदायत दी गई कि इसे मारना नहीं, अदालत में पेश करना है। यह जुमला सिर्फ एक हुक्म नहीं था, बल्कि इस बात का एतराफ था कि रहमान अब महज एक मुजरिम नहीं बल्कि एक अहम मोहरा बन चुका है। मगर कहानी यहां भी सीधी नहीं चली। रहमान को एक ऐसी हिरासत में रखा गया जो बज़ाहिर गिरफ्तारी थी, मगर हकीकत में एक इंतजार। ये इंतजार किस चीज का था, इसका जवाब शायद कभी मुकम्मल तौर पर सामने ना आ सका। कुछ कहते हैं कि फैसले हो रहे थे, कुछ कहते हैं कि सौदे तह पा रहे थे। रहमान खुद को एक बार फिर नाकाबिले शिकस्त समझने लगा था, मगर शायद वो भूल गया था कि जब ताकत जरूरत बन जाए तो फिर उसे कुर्बान करना भी आसान हो जाता है। फरार एक बार फिर हुआ और इस बार ये फरार पहले से ज्यादा पुरअसरार था। ये सवाल आज तक बाकी है कि ये महज एक इत्तेफाक था या एक मंसूबा, मगर जो भी था उसने ये वाजे कर दिया कि रहमान की कहानी अब आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। दुश्मन करीब थे, रियासत बेचैन थी और सियासत अपना बोझ उतारने के लिए तैयार थी। बिलाखिर वो दिन भी आया जब ये दास्तान अपने अंजाम को पहुंची। एक मुकाबला, एक झड़प, एक फैसला कुन लम्हा, और वो शख्स जो परसों लियारी की गलियों में खौफ की अलामत रहा, खामोश हो गया। खबर फैली मगर लियारी में कोई जश्न न था, क्योंकि यहाँ लोग जानते थे कि ये एक किरदार के खत्म होने से कहानी खत्म नहीं होती। यहाँ किरदार बदलते हैं, माहौल वही रहता है। रहमान डकैत मर चुका था, मगर उसकी कहानी जिंदा थी। वो कहानी जो एक बच्चे से शुरू हुई, एक मुजरिम बनी, एक ताकतवर मोहरे में बदली और आखिरकार एक अंजाम पर खत्म हुई। लियारी आज भी वही है, उसी बंदरगाह के करीब, उसी गर्दो गुबार में लिपटी हुई और शायद किसी और अब्दुर्रहमान के इंतजार में, जो इसी माहौल में आंख खोल रहा है। ये है लियारी की कहानी।